गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं कस्टम की एज ए सोर्स ऑफ लॉ के रूढ़ि विधि के स्रोत के रूप में कैसे कार्य करती है या किस प्रकार से वह रूढ़ि है जो विधि का रूप ग्रहण कर लेती है। इससे पहली क्लास में हमने देखा था रूढ़ि की डेफिनेशन के बारे में और उसकी उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से सिद्धांत हैं। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कस्टम के बारे में। सामण ने बताया है कि रूढ़ियाँ जिन्हें विधि की शक्ति प्राप्त होती है वह दो प्रकार की होती हैं। एक तो लीगल कस्टम और दूसरी कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम वापस से दो भागों में डिवाइड, जैसे लोकल कस्टम और जनरल कस्टम। और लोकल कस्टम को भी वापस से दो डिवाइडेशन किया गया, लोकल अकॉर्डिंग टू सोसाइटी यानी कि समाज और लोकल अकॉर्डिंग टू टेरिटोरी। और सेकेंडली कन्वेंशनल कस्टम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लीगल कस्टम के बारे में। लीगल कस्टम जैसे मैं नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी रूढ़ियाँ जो विधि के बंधनकारी नियम के रूप में क्या होती है, स्वयं में निर्मित होती है, यानी कि जिनमें खुद में क्या होता है, बाउंडिंग ऑफ लॉ होती है, यानी कि व्यक्तियों के मध्य किए गए समझौतों पर या करार पर आधारित नहीं होती है। इस प्रकार की रूढ़ियों को विधिक प्राधिकारी शक्ति निरपेक्ष होती है, एब्सोल्यूट होती है, यानी विधिक रूढ़ियों का आधार स्वतंत्र होता है और यह क्या करती है, विधि या प्रथाओं का निर्माण बनाने की क्षमता रखती है और सब प्रबाध्यकारी होती है। ये दो प्रकार की है, लोकल कस्टम और जनरल कस्टम। लोकल कस्टम की हम बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में विधि के रूप में क्या होती है, प्रचलित होती है, और जो विशिष्ट क्षेत्र है, जो पर्टिकुलर जो एरिया है, उसी के जो लोग हैं उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। वही है, इसकी वैधता के लिए क्या आवश्यक है, लोकल वैधता के लिए ये तर्कसंगत युक्तियुक्त निश्चित जो भी नॉर्म्स है वो पूरी की जानी चाहिए। लेकिन के भू क्षेत्र के जो भी निवासी या रहवासी किसी अन्य भू क्षेत्र पर रूढ़िगत अधिकार जताते हैं तो स्थानीय रूढ़ि की वैधता प्राप्त नहीं होगी। भी हम बात क्या करें कि किसी क्षेत्र विशेष में विधि के रूप में प्रचलित होती है तो किसी दूसरे क्षेत्र विशेष में इसको हम अपना नहीं सकते हैं। सोवरबी बनाम कोलोमन के बाद में एक गांव के लोगों के द्वारा अपने घोड़ों को दूसरे गांव की भूमि में प्रशिक्षित किया जाना स्थानीय रूढ़ि के रूप में मान्य नहीं किया गया, क्योंकि हम बात क्या करें, किसी क्षेत्र विशेष में होनी चाहिए। जैसे कि पुष्करणा जाति की शादी से पहले छींकी निकालना, जैसे पुरुष गीत गाते हैं, ये सिर्फ प्रथा इसी के अंतर्गत है। विष्णु समाज में मृत व्यक्तियों को दफनाया जाना तो क्या एक पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत क्या है, यह जो भी है कस्टम है। दूसरी हम बात क्या करें, लोकल अकॉर्डिंग टेरिटोरी यानी कि क्षेत्राधिकार के आधार पर कैसी प्रथाओं का अनुसरण क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा किया जाता है। जैसे बीकानेर का जो महाराजा का राज्य ऋण तब तक मान्य नहीं होता था जब तक कि जाट या गोदरा जाति का व्यक्ति तिलक नहीं लगा सकता। तो ये क्या हो गई, उस प्रकार के क्षेत्र विशेष की विशेषताएं हो गई। अब हम बात करें जनरल कस्टम की। जनरल कस्टम क्या है, ऐसे कस्टम है जो समस्त देश में प्रचलित हो तथा राष्ट्र के सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। क्या हो गया, जनरल का मतलब कैसी रूढ़ियाँ जो समस्त देश में प्रचलित हैं और राष्ट्र के सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू होती है। यद्यपि 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में जो कॉमन जो लॉ है, सामान्य रूढ़ियों को ही क्या माना जाता था, कॉमन लॉ माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन कस्टम जनरल वही हो गया जो समस्त देश में प्रचलित हो और राष्ट्र के सभी लोगों पर अपनाई जाती हो। यही वे प्रथाएं जो कालांतर में क्या करती है, विधि को जन्म देती है। दाएं भाग को मनुस्मृति ने हिंदू लोगों को जन्म दिया। सामंड और जो कीटन है उनके अनुसार जो सामान्य रूढ़ियाँ हैं वो स्मरणातीत होनी चाहिए और विधि के सोर्स के रूप में मान्य होने के लिए समस्त शर्तों को पूरी करनी चाहिए। तो ये ऐसे कस्टम है जैसे कि दाएं भाग मैंने कहा मनुस्मृति ने क्या कर दिया, हिंदू लोगों को जन्म दे दिया है। फिर हम बात करें कन्वेंशनल कस्टम की। कन्वेंशनल कस्टम क्या होता है कि ऐसी अभिसमयात्मक रूढ़ियों को प्रथा भी कहते हैं। जो भी कन्वेंशनल कस्टम है और यूजेज, इनको यूजेज भी कहते हैं। अब जो कन्वेंशनल कस्टम है वह लगभग जो कॉन्ट्रैक्ट में जो निश्चित रूप से सम्मिलित की गई शर्तों पर आधारित
होता है और लगभग जो है ये किसी व्यापार या कामकाज या पक्षकारों के बीच कुछ समझौतों के आधार पर एक लंबे टाइम से चलता आ रहा है। और उस व्यापार करने वाला जो भी प्रत्येक व्यक्ति है, जो भी उसका पार्टनर है, वो निश्चित समझौतों के अनुसार काम करने का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है। तो ये क्या माना जाता है कि समझौता करने वाला व्यक्ति इन शर्तों को मानने के लिए सहमत है। तो इस प्रकार की जो भी शर्तें हैं वो स्थानीय भी हो सकती है, व्यापारिक भी हो सकती है, औद्योगिक प्रथाएं सम्मिलित रहती है। तो अन्य रूढ़ियों की बातें, जो कन्वेंशनल कस्टम का विकास भी क्या होता है, 3 चरणों में रहता है। पहले में क्या होती है, एक फैक्ट के रूप में होती है, फिर इसको प्रमाणित करने के लिए आपको एविडेंस का सहारा लेना पड़ता है, और सेकंड जब इसकी स्टेज आती है, जब न्यायालय किसी निर्णय के द्वारा मान्यता प्रदान कर देते हैं, और इसमें क्या बन जाती है, जैसे न्यायालय मान्यता प्रदान कर देते हैं तो जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि न्यायपूर्वक बन जाती है, और उसकी जो थर्ड स्टेज के अंतर्गत उसका संहिताकरण कर दिया जाता है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था पार कर लेने के पश्चात परंपरागत जो विधि है उसको एनेक्टेड लॉ के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यदि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, सेल ऑफ गुड की बात करें, तो इस तरह के जो अधिनियम है इसी प्रकार से कन्वेंशनल कस्टम के द्वारा ही क्या अस्तित्व में आए हैं। तो जो कन्वेंशनल कस्टम है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसके अंतर्गत ये नहीं है कि वह लोकल नहीं होनी चाहिए या राष्ट्रीय होनी चाहिए स्थान, तो वो स्थानिक और राष्ट्रीय कैसे भी हो सकती है। उसके अंतर्गत जो प्राचीनता का जो कंसेप्ट है वो भी होना आवश्यक नहीं है कि भाई बहुत पुरानी प्रथा हो, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन युक्तियुक्त होनी चाहिए। कोई विशिष्ट क्षेत्र आवश्यक नहीं है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है, और कोई नई नई रूढ़ी भी है वो भी विधिमान्य हो सकती है, चाहे वो स्थापित हो चुकी हो। तो ये क्या था, कस्टम हो गया था, और कस्टम डिफाइन हो गया, हमें समझ में आ गया। लीगल कस्टम जो किसी बाध्यकारी होते हैं और इससे अपनी शक्ति या वैधता प्राप्त होती है। कन्वेंशनल जो आपसी समझौतों के आधार पर होता है। लोकल कस्टम जो किसी स्थान क्षेत्र विशेष में जो प्रथाएं हैं। जनरल कस्टम जो समस्त देश में प्रचलित है और सभी राष्ट्र के सभी लोगों पर क्या होती है, लागू होती है, वो जनरल कस्टम कहलाती है। कन्वेंशनल कस्टम, जनरल कस्टम। अब हम बात करें प्रथा और जो चिरभोग है वह एक ही है या अलग अलग है। तो प्रथाओं की हम बात करें तो प्रथा सदैव व्यक्तियों के समूह पर लागू होती है, लेकिन हम चिरभोग की बात करें तो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लागू होता है। प्रथा का लंबा अनुसरण विधि को जन्म देता है, चिरभोग का लंबा अनुसरण अधिकार को जन्म देता है। प्रथाओं का स्मरणातीत होना आवश्यक है, लेकिन चिरभोग तो 20 वर्ष का जो समय है वो बाउंडिंग है। प्रथाओं से तात्पर्य क्या है, समान परिस्थितियों में मनुष्य के आचरण की एक रूपता व उसके बाध्यकारी अनुशीलन जो कि परस्पर व्यवहार को नियंत्रित करता है वह प्रथा कहलाती है। लेकिन चिरभोग में एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर लगातार 20 वर्ष तक सरेआम सुख सुविधा का प्रयोग करता है तो उसे सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, चिरभोग कहते हैं। तो प्रथा और चिरभोग का यह डिफरेंस हो गया, और रूढ़ी का क्या हो गया, रूढ़ी के यह प्रकार हो गए। अब हम अगली में बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कस्टम, यानी कि कोई भी रूढ़ी विधि का रूप कौन से जो नॉर्म्स होने पर ग्रहण करेगी, उसकी हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।